हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोल्डन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में बेहद ही ज़बरदस्त शानदार एक वैज्ञानिक सोच वाली विचारधारा जिसका नाम है मार्क्सवाद। अब इस मार्क्सवाद प्रक्रिया के द्वारा या फिर इस मार्क्सवादी विचारधारा के माध्यम से हम लोग इनके विचारों को, जो भी कार्ल मार्क्स के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, उन विचारों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इनके विचारों के माध्यम से एक जो नया विचार का जो सृजन हुआ, जो इन्होंने शोषितों की बात करके, खासकर समाज में जिसका भी शोषण हो रहा है, उनकी आवाज़ों को उठा के पूरे विश्व में एक क्रांतिकारी दौर इन्होंने पैदा कर दिया। और इनके माध्यम से ही देखिए, लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद से जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया जो अभी तक चल रही है, कहीं न कहीं इस मार्क्सवाद की जो प्रासंगिकता है बहुत ही अधिक है। अब क्यों अधिक है? तो किसी भी विचारधारा में, ठीक है, उन्होंने आइडियोलॉजी क्या दी, उन्होंने विचारधाराएं क्या दी, ये सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन के आता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो भी इनके द्वारा विचार दिया गया, जैसे वर्ग संघर्ष इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे मार्क्सवादी विचारधारा का रीढ़ बोला जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कि कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसफर थे, ठीक है, हिगेल कितना उनको मानते थे, अपना गुरु मानते थे, और अपने गुरु के विचारों को पूरी तरीके से पलट दिया, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। तीसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद, बहुत शानदार है। और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इन चार विचारों को जानने के बाद आप मार्क्स को, ठीक है, बहुत अधिक हद तक आप जान जाएंगे। और ख़ासकर उनकी जो कही गई बातें हैं आज वर्तमान समय में किस तरीके से लागू होती है, या फिर उस समय जब औद्योगिक क्रांति हो रहा था, आगे चल के रूसी क्रांति हुई, चीन की क्रांति हुई, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके विचारों को जानना कि इनके विचारों को जाने बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में हम लोग देखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, इनका क्या योगदान है, क्या सीमाएं हैं, और वर्तमान समय में इनकी जो प्रासंगिकता है, क्योंकि पूंजीवाद जितना मजबूत होगा मार्क्सवाद वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। इसीलिए, ठीक है, बहुत सारा फिल्मी डायलॉग भी होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मार्क्सवादी बन जाएंगे, अगर आपके पास, ठीक है, धन दौलत रिसोर्स आ जाएगा तो आप पूंजीवादी बन जाएंगे। तो ये जो समाज में जो दो वर्ग रहेगा, पहले भी था, आज भी है, और संभावना है कि आगे भी रहेगा। तो ये जो दौर है हमेशा चलते रहेगा, पूंजीवाद वर्सेस मार्क्सवाद। चलिए थोड़ा सा हम लोग अब देखने का प्रयास करते हैं। नए लोग हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब बहुत अधिक क्लास यहाँ पे बची हुई है। अब जस्ट इसके बाद आपको रूसी क्रांति हो जाएगा, उसके बाद से हिटलर, नाजीवाद, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री की टोटल सिलेबस कंप्लीट होने वाली है। नए लोग हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मार्क्सवाद। इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा मार्क्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पूरा नाम था, ध्यान रखिएगा, कार्ल, ठीक है, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, 5 मई, ठीक है, 5 मई 1818 को, वही जो प्रसा का जो क्षेत्र था जो आगे चल के जर्मनी के रूप में सामने आया, ध्यान रखिएगा, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1883 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। बेहद ही शानदार इनका व्यक्तित्व था। एक जर्मन दार्शनिक, जर्मन अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिकार, सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के पूरी तरीके से प्रणेता थे। इतने सारे जो इनकी उपाधियां हैं, एक व्यक्ति के अंदर सोचिए कि वाकई में एक व्यक्ति इंसान था या पीछे कुछ और था, कि जो एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी सारी यहाँ पे विचार यहाँ पे कहीं न कहीं समाहित हैं। इसीलिए इनके द्वारा जो कही गई जो बातें थी यहाँ पे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस समाजवादी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए किस प्रकार उसका मार्क्सवादीकरण कर दिया, और इस मार्क्सवादीकरण के करने के माध्यम से समाजवाद से भी बेहतर इन्होंने कंसेप्ट लाने का प्रयास किया, जिसको हम लोग बोलते हैं साम्यवाद। साम्यवाद बोलिए,
सर्वहारा बोलिए। देखेंगे कि आगे कितना शानदार प्रक्रिया है। और इन्होंने यहाँ पे बाकी यूरोप के जो भी विचारक थे उनके जैसा गलती नहीं किया कि इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया। इसने ठीक है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने बताया कि इसको हम लोग कैसे पा सकते हैं, हमारा समाज कैसे है, इस चीज़ को हम कैसे पा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। सारी प्रक्रिया को इन्होंने बेहद शानदार तरीके से बताया। अब ये देखिए इनकी जो पढ़ाई हुई थी बॉन विश्वविद्यालय में, काफ़ी प्रमुख एक विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी कहीं ना कहीं समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए ये प्रसा से फ्रांस भी गए। फ्रांस गए, वहाँ पे इनके द्वारा काफ़ी मैगजीन वगैरह निकाला गया। वहाँ पे भी ये विचारधारा बहुत अधिक नहीं चला। फिर वापस प्रसा आए, यहाँ पे भी उन्होंने वही काम करने का प्रयास किया। यहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। देखिए फ्रांस से भी निकाल गया, प्रसा से, जर्मनी से भी निकाल दिया गया। और तब इनके पास एक ही विकल्प बचा था कि ये भागते फिरते ठीक है निकल गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में जाके इन्होंने अपने विचारों को पूरी तरीके से पंख दिया। और इंग्लैंड के उस समाज में आप लोगों को याद होगा कि जो औद्योगिकरण का जो दौर था, उस औद्योगिकरण में कहीं ना कहीं शोषित के रूप में जो भी वहाँ के मजदूर लोग थे उनके बीच धीरे धीरे प्रसिद्ध होते चले गए। और उन्होंने वहीं पे अपने विचारों को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। और धीरे धीरे इंग्लैंड के माध्यम से सोचिए जहाँ पे पूंजीवाद का गढ़ था, वहीं से उस समाजवाद, साम्यवाद जैसी चीज़ों का जन्म हुआ। और धीरे धीरे वो विचारधाराएं रूस के माध्यम से, चीन के माध्यम से पूरे विश्व में फैलते चली गई। क्योंकि उस समय जो भी शोषित वर्ग थे, देखिए या तो श्रमिक थे, मजदूर थे, या जो उपनिवेश के रूप में कार्यरत थे। तो काफ़ी एक प्रगतिशील विचारधारा है। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इनके सिद्धांत विचारधारा है। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। इनके विचारधाराओं का देखिए पूरी तरीके से मूल्यांकन करेंगे हम लोग। और एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में आप कितना बेहतरीन तरीके से इन सारे चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। मार्क्स आपकी उसी में डिपेंड करता है। रटी रटाई चीज़ को आप लिख के जा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा समझने पे फोकस कीजिएगा। पहला यहाँ पे इनका है द्वंदात्मक भौतिकवाद का। इनका ये जो अपना सिद्धांत नहीं था, सबसे पहले मैं बता दूं, इनके गुरु का सिद्धांत था हेगेल। हेगेल को काफ़ी ये मानते थे, एक जर्मन फिलोसफर थे। अब देखते हैं कि इनके विचारों में आगे चल के कैसे ये हेगेल और मार्क्सवादी विचारधारा में एक टक्कर जो दिखाई दिया, और उस टक्कर में हेगेल का विचार हमें काफ़ी पीछे छूटता हुआ नजर आता है। उनका जो शिष्य था मार्क्स, ठीक है, मैंने अपने गुरु मानते थे, वे तो कब का मर चुके थे, 1770 के आसपास हेगेल की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी वो उनके विचारों से प्रेरित थे। तो हेगेल के विचारों से भी बेहतर शानदार विचारधारा इस द्वंदात्मक भौतिकवाद के जरिए मार्क्सवाद ने दिया, मतलब कार्ल मार्क्स ने दिया। हेगेल ने क्या दिया, सबसे पहले इसे जानना जरूरी है, तब जाके उनके विचारों में हम लोग संशोधन करेंगे। तो मार्क्स ने अपनी समाजवादी सिद्धांतों के व्याख्याता के क्रम में द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, जहां द्वंदात्मक के सिद्धांत की अवधारणा उसने हेगल से पूरी तरीके से प्राप्त की। हेगल ने कहा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, कि समाज का विकास विचारों के उत्थान पतन की कहानी है। ये प्रक्रिया चलते रहता है, चलते रहता है। इसके जो विचार थे, चेतना थे, पूरी तरीके से केंद्र में रखकर उसके टकराहट से सामाजिक विकास की पूरी तरीके से अवधारणा प्रस्तुत की। कैसे की, तो इन्होंने बताया कि हर जगह देखिए वाद, माने इसको थेसिस बोलते हैं, और प्रतिवाद इसको एंटीथेसिस बोलते हैं। सपोज करिए कि अगर कोई आप लोग मित्र हैं, ठीक है, दो मित्र हैं, आपस में आप डिस्कशन करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे पहलुओं को लेके, बहुत सारे पॉइंट को लेके आप लोगों में कहीं ना कहीं, ठीक है, मतभेदता जरूर सामने आती होगी। जितना अधिक मतभेद होगा तो उससे पुनः क्या होगा, एक नया विचार पैदा होगा, और उस नए विचार से पुनः उसमें भी अगर मतभेद होगा तो फिर से एक नया विचार पैदा होगा। कहने का एसेंस क्या है कि उसके अंदर जो भी गलतियां होगी, जो भी कमियां होगी, जितना आप वाद करेंगे, प्रतिवाद करेगा कोई आपसे, तो उसमें जो भी असत्य के जो अंश है, जो गलत अंश है, छटते चले जाएगा, और जो एक नया चीज़ आएगा संवाद के रूप में,
जिसको इन्होंने सिंथेसिस बोला, ध्यान रखिएगा। अब ये जो सिंथेसिस होगा सत्य के करीब जाएगा, सत्य के करीब जाएगा, कुछ असत्य ताकि इसमें समाप्त हो जाए। फिर इस सत्य के करीब अभी पूरा नहीं हुआ है, देखिए नया वाद आ गया, फिर नया प्रतिवाद आ गया। ये प्रक्रिया तब तक चलती चाहिए, चाहे वो 4 स्टेप में हो, 5 स्टेप में हो। इसमें विचारों की जो टकराहट होगी कंटिन्यू रूप से चलते रहेगी, और जब भी वाद प्रतिवाद होगा एक संवाद आएगा, और फिर इस संवाद के जरिए कुछ असत्य इसके अंतर्गत समाप्त हो जाएंगे और फिर एक नया संवाद बनेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक परम सत्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस तरह हेगेल के चिंतन के केंद्र में पूरी तरीके से जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो विचार दिया गया, अभी तो हमें बिल्कुल शानदार दिखाई दे रहा है कि ऐसा होता ही है, बिल्कुल होता है, इस चीज़ को कोई काट नहीं सकता है। लेकिन यहीं से मार्क्सवादी जो विचारधारा है हेगेल के विचारों में भारी होती नजर आती है, माने भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। मार्क्स ने क्या बोला कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत को, कि जो हेगेल के द्वारा विचारों की जगह इसने बोला कि ठीक है व्यक्ति का जो विचारों की वजह से होता है, लेकिन ये विचार व्यक्ति के अंदर एक ही परिस्थिति में आती है और वो है भौतिक परिस्थिति। अब इस भौतिक परिस्थिति में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई भूमि ले लीजिए, रुपया पैसा ले लीजिए, गहना ले लीजिए, ठीक है, जो भी आभूषण, माने कुछ भी भौतिक परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति के अंदर जो भी विचार आते हैं, और भौतिक परिस्थितियाँ जब यहाँ पे सामने आती है तो टकराहट इससे होता है, ध्यान रखिएगा, टकराहट इससे होता है। और इन भौतिक परिस्थितियों के अगर टकराहट यहाँ पे हो रहा है तो यही तो है समाज का निर्माण हो रहा है। आप ये ज्यूम कर लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उसके अंदर पहले अगर भौतिक परिस्थितियाँ, अगर पहले वो गरीब था उसका विचार भी कुछ वैसे ही होगा, धीरे धीरे अमीर हो गया उसका विचार भी कहीं ना कहीं परिवर्तन हो गया, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया होगा पूरी तरीके से। कहने का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि मार्क्स ने यही बताने की कोशिश की कि कुल मिला के द्वंद्वात्मक सिद्धांत में विचारों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस वस्तु की जिसके वजह से वो विचार पैदा हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा भी जाता है कि हेगेल के चिंतन को जो सिर के बल खड़ा था, मार्क्स ने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया, बिल्कुल अपने तर्कों के माध्यम से इसे सीधा कर दिया। और आप अब बिल्कुल अंतर कर पा रहे होंगे कि विचार कैसे पैदा होता है भौतिक परिस्थितियों से। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आप सपोज करिए कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप डीएम नहीं बने हैं, तो मन में बहुत सारा चीज़ आता होगा कि हम बन जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, ऐसा लाइफ जिएंगे। लेकिन बनने के बाद वहाँ पे कहीं न कहीं आपके पास पैसा आएगा, धन आएगा, भौतिक परिस्थितियाँ जो पूरी तरीके से आपकी बदल जाएगी। इससे आपकी विचारधारा भी 360 डिग्री से बदलने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इनकी ऐतिहासिक भौतिकवाद को लेके, ये भी बहुत शानदार है। इन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी, देखिए इतनी शानदार तरीके से इन्होंने इस विचार को बताने की कोशिश की कि भौतिक मतलब आधार, अर्थात इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद में पूरी तरीके से उत्पादनकर्ता का सहारा लिया कि ये प्रक्रिया दो ही लोगों के बल पे चलती है, उत्पादनकर्ता और दूसरा उत्पादन पर नियंत्रण करने वाला। उत्पादन जो कर रहा है इसको शोषित बोलते हैं, जिसका शोषण होता है, और जो उस पर कंट्रोल करता है उसको हम लोग शोषक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो शोषक और शोषित का संबंध में इन्होंने बिल्कुल शानदार तरीके से पहले आदिम समाज का जिक्र किया कि यह मानव विकास का बिल्कुल प्रथम युग है जहाँ हर व्यक्ति श्रम करता था, ठीक है, अर्थात उत्पादन के साधन पर देखिए उस समय सभी का अधिकार था। सपोज करिए कि कोई शिकारी था उस समय, अगर एक शिकार कोई मार के लाता था, पहली बात तो अकेला शिकार कर पाए कि नहीं कर पाए, अगर कोई हिंसक जानवर हो तो पूरा ग्रुप में होता था। तो जो भी वहाँ पे देखिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, सब जाके मिल के शिकार कर रहे हैं। राज्य की यहाँ पे कोई अवधारणा ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। आदिम समाज में बिल्कुल इतना ये माने घनघोरता वाला समाज हमें दिखाई देता है उस आदिम वाले समाज में, ठीक है। तो बहुत लोग बोल देते हैं कि
कि मार्क्स भी तो ऐसे ही चाहता था कि सब लोग समान हो। बिल्कुल सही है, मार्क्स यही चाहता था कि सब लोग समान हो, लेकिन मार्क्स ने कभी नहीं ये बोला कि लोग, ठीक है, जो भी अपनी ज़रूरत के चीज़ों के अभाव के साथ लोग जीवन व्यतीत करें। मार्क्स यही चाहता था कि लोग अपनी आवश्यकताओं को सुगमता के साथ पूर्ति करने के उपलब्ध में लोग शानदार से लाइफ स्टाइल जिए, जिससे कि पूंजीपति लोग जीते हैं, ठीक है। इसीलिए शिकारी है, यहाँ पे समता मूलक है, आदिम समाज है, ठीक है, लोगों का। लेकिन जो जीवन का लाइफ स्टाइल है वो यहाँ पे अभाव यहाँ पे दिखाई देता है। तो मार्क्स ने ये बताने की कोशिश की कि ये शानदार चीज़ तो है, लेकिन यहाँ पे वस्तुओं का अभाव है। दूसरी बात इसने की दास समाज को लेके कि मानव विकास के क्रम में धीरे धीरे संपत्ति की अवधारणा सामने आते चली गई। धन संचय की धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़ने लगी। अब धन के कारण शक्तिशाली होने का जिनको एहसास होते गया संपन्न वर्ग निर्धन लोगों को इन लोगों ने दास बनाना शुरू कर दिया। अब इस क्रम में शोषक शोषित संबंध धीरे धीरे विकसित हो गया, शोषक स्वामी के रूप में और शोषित कहीं न कहीं सेवक के रूप में यहाँ पे सामने आ गया। ये थी दास प्रक्रिया। तीसरा स्टेप इन्होंने बताया सामंती समाज को लेके कि बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आवश्यकता पैदा हुई। ऐसे में अब कृषि भूमि पर नियंत्रण की प्रवृत्ति बढ़ गई और फिर सामंत एवं, ठीक है, जमींदार के रूप में कहीं न कहीं दो वर्ग सामने आ गए, जिससे दोनों यहाँ पे शोषक के रूप में सामने आए और शोषित के रूप में इनके ज़मीनों पर कार्य करने वाला जो कहीं न कहीं जो किसान था ये सामने आ गया। यहाँ पे भी शोषक शोषित का उन्होंने संबंध को पूरी तरीके से उजागर किया। चौथी व्यवस्था इन्होंने बताया पूंजीवादी समाज। ध्यान रखिएगा, पूंजीवाद समान, ठीक है, समाज। ये वही दौर है, औद्योगिकरण का दौर है, क्योंकि उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पादन में वृद्धि हो गई, अतः उत्पादन में पूंजी का हस्तक्षेप बढ़ गया। उत्पादन की प्रक्रिया में अब धीरे धीरे एकाधिकार की भावना धीरे धीरे आते चली गई और यहाँ पे जो एकाधिकार जिसका हुआ उसे शोषक बोले, माने पूंजीपति, और जिनके द्वारा किया गया, माने जिसने उस औद्योगिकरण को करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया, जो श्रमिक के रूप में मौजूद था, उसको इन्होंने शोषित बताया और बोला कि जब भी ये प्रक्रिया रहेगी इन श्रमिकों का जो शोषण चरम पे होगा, क्योंकि ये पूंजीपति यही चाहेगा कि अधिक से अधिक कल कारखानों के चला के अधिक से अधिक रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके हम इस व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत कर दें। लेकिन मार्क्स के अनुसार यहाँ शोषण चरम पर होता है, अतः वर्गीय चेतना के विकास भी इसी चरण में होगा और यहीं से अब धीरे धीरे लोगों में सर्वाधिक जागरूकता भी पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि किसी का भी शोषण अगर आप करते हैं तो ये जो समय था, ठीक है, पूंजीवाद का, कहीं न कहीं ये पूंजीवाद आया ही पुनर्जागरण से, प्रबोधन काल से। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो जरूर मौजूद हैं, जो शिक्षा पे भी बल दे रहे हैं, मशीनीकरण पे भी बल दे रहे हैं और शोषण वर्ग की यहाँ पे समक्ष पे भी बल दे रहे हैं, जिसके वजह से कहीं न कहीं कुछ क्रांतिकारी दौर के रूप में यहाँ परिवर्तन भी होगा। चौथा बात बताने की कोशिश कर रहे हैं समाजवाद साम्यवाद। ये भी बहुत शानदार विचारधारा है कि सर्वहारा क्रांति के साथ ही उत्पादन के साधन एवं वितरण पर राज्य का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। जब भी यहाँ पे राज्य की जो अवधारणा आएगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सर्वहारा में जब आएगा, माने समाजवादी में आएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे समाजवादी साम्यवादी की जो बात कर रहे हैं अभी आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो राज्य की अवधारणा आएगी, अगर राज्य ही सबको समान रूप से वितरण करने लगे, समान रूप से यहाँ पे वितरण करने लगे, अर्थात यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्वहारा का यहाँ पे नियंत्रण स्थापित होगा और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, क्योंकि राज्य यहाँ पे सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन जहाँ शोषक संबंध नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पूरी तरीके से ये धर्म पे चोट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तभी नहीं होगा जब धर्म का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि इस धार्मिक व्यवस्था को आधार बना के कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे उन लोगों का शोषण कर लिया जाता है।
कोई श्रमिक को धार्मिक व्यवस्था का स्तर लगा के कर लिया जाता है। इसीलिए समाजवादी समाज का अंतिम चरण साम्यवाद के रूप में सामने आएगा और यहाँ वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज होगा। अब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो समाजवाद है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये समाजवाद यहाँ पे कहीं न कहीं इसको लाने के लिए राज्य जरूरी है और ये राज्य फिर से कहीं न कहीं कोई लोग चलाने वाले रहेंगे, चाहे पूंजीपति लोग क्यों न रहें। ये क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे लोग हैं पूरी तरीके से जिसे राज्य चला रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे पूंजीपति भी आ जाए, धर्म के नाम पे लोगों का शोषण ठीक है कर दें। आगे मार्क्स कहता हुआ नजर आएगा धर्म को लेके कि एक धर्म पूरी तरीके से अफीम है, गांजा है, जिसको लोगों को सुंघा के ठीक है अपने काम की चीज़ों को, मतलब की चीज़ों को निकाल लिया जाता है। बोलता है राज्य ही ख़त्म कर दे। राज्य ख़त्म करने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे साम्यवाद आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, साम्यवाद आ जाएगा। इसमें लोगों का खुद पे कंट्रोल होगा, यहाँ पे राज्य रहेगी नहीं, ठीक है, और एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज होगा और मनुष्य की चेतना से अब पूरी तरीके से यहाँ धर्म भी लुप्त हो जाएगा। इस तरह मार्क्स ने द्वैत से अद्वैतवाद की यहाँ पे स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यही प्रक्रिया थी ऐतिहासिक भौतिकवाद में और यहाँ पे हर एक स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे शोषण हो ही रहा है। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल शानदार चीज़, शोषण है। यहाँ पे दो ही वर्ग मौजूद रहेगा हर समय। अभी तक हमने देखा ठीक है जो प्रक्रिया चल रही थी, इसमें एक शोषक था, एक शोषित था। शोषक को है वो बोला गया, माने इसके पास सब कुछ है, प्रभुत्वशाली वर्ग रहेगा। शोषण का उपकरण इसके पास, सबसे इम्पोर्टेंट जो उपकरण होगा इसके पास धर्म होगा। देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, धर्म से ज़्यादा खतरनाक उपकरण कोई है ही नहीं। उसके सामने एटम बम भी फेल हो जाए, परमाणु बम भी फेल हो जाए। धर्म को एक अफीम इसने माना मार्क्स ने। शोषित को बताया कि हैव नॉट है, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अधिकार विहीन वर्ग है। इसीलिए तो यहाँ पे मार्क्स बोलता हुआ नजर आएगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उस इंग्लैंड के समाज में कि तुम लोग 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हो और 18-20 घंटे काम करने के बाद तुमको आजीविका का साधन भी सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसा काम करने का क्या मतलब। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, पाने के लिए सारा जहान है। इसीलिए तोड़ डालो अपनी बेड़ियों को और क्रांति कर डालो। ये है मार्क्स का स्टेटमेंट, मार्क्स की जो बात है, मार्क्स की जो विचारधारा है। अब सोचिए इस तरह की बातें हैं तो उसको जो भी शोषित समाज है क्यों नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो अधिकार की यहाँ पे मांग करेगा तो उस पूंजीवादी व्यवस्था की तरह तो उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा। वर्तमान समय भी वही हाल है, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, अगर आप शोषित के रूप में मौजूद हैं, चाहे आप किसी जाति के हो, चाहे किसी धर्म के हो, सांप्रदायिकता का शिकार हो, ठीक है। अब उस सिचुएशन में जब आपके साथ न्याय नहीं होगा, जब आपके अधिकारों को दिया नहीं जाएगा, तो फिर आप क्या बन जाएंगे, इसी मार्क्सवादी व्यवस्था के कहीं न कहीं हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए शुरू में मैंने बोला था कि अगर आपके पास रिसोर्स है तो आप पूंजीवाद हो जाएंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो आप कहीं न कहीं मार्क्सवाद हो जाएंगे। क्योंकि ये जो बातें कर रहा है मार्क्स, ठीक है, आंदोलन कर दो, अपने अधिकारों को छीन लो, तो इसमें हिंसा का जो अनिवार्य तत्व है, ध्यान रखिएगा, इसमें शामिल होगा। क्योंकि जब देंगे नहीं तो छीना जाएगा, और जब छीना जाएगा तो खून दोनों तरफ बहेगा। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। दूसरी बात की जा रही है यहाँ पे समाजवादी युग की, ठीक है। इसमें देखिए, ठीक है, क्या प्रक्रिया है। इसमें राज्य, यहाँ पे राज्य देश है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया भी गया है। समाजवाद में राज्य की अवधारणा मौजूद है, साम्यवाद में राज्य रहेगा ही नहीं, क्योंकि मार्क्स ने राज्य को शोषण का उपकरण पूरी तरीके से माना है। अब यहाँ पे देखिए, शोषक के रूप में यहाँ पे राज्य देश है, और राज्य जब देश है तो इसको चलाने वाला, अब याद करिए लास्ट क्लास जब मैंने बताया था कि बहुत सारे जो यूरोपीय जो विचारक थे, फ्रांस के जो विचारक थे, इंग्लैंड के जो विचारक थे, वे लोग बोलते रहे थे कि राज्य चलाएगा, लेकिन कौन लोग चलाएगा। मार्क्स ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि शोषक लोग, जो राज्य देश, वे ही लोग चलाएंगे जिनके पास धन अधिक है, भूमि अधिक है, संपत्ति अधिक है,
और ऐसे लोग हमेशा शोषक ही रहेंगे। और ये लोग पूरी तरीके से शोषितों का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है, शोषण करेंगे ही करेंगे। इसीलिए अगर घोर समाजवाद लाना है तो हमें इस प्रक्रिया को ख़त्म करना पड़ेगा, शोषण को ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें सर्वहारा लाना पड़ेगा। सर्वहारा, सबका शासन, साम्यवाद का ही एक रूप है, सबका शासन। इसमें कोई शोषित नहीं होगा, कोई शोषक नहीं होगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। और ये जब सर्वहारा आ जाएगा तो अंतिम चरण में साम्यवाद आ जाएगा, जिसमें एक वर्ग विहीन समाज होगा, राज्य की कोई यहाँ पे दूर दूर तक अस्तित्व ही नहीं होगा, धर्म का लुप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई न कोई, ठीक है, कोई भी एक दूसरे को शोषण करने का जब साधन ही नहीं रहेगा, जब सब कोई बराबर ही है, तो यहाँ पे ये उसी आदिम समाज की तरह हो जाएगा जहाँ पे लोग शिकार मिलजुल के करते थे, उस शिकार को मिलजुल के खाते थे। लेकिन चूंकि इस वैज्ञानिक क्रांति के युग में अगर औद्योगिकरण हो चुका है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे लोगों को अपनी आजीविका के साथ साथ लाइफ स्टाइल को भी बेहतर करने में मदद मिलेगी, जो कि आदिम समाज में नहीं था। इसीलिए यहाँ पे देखिए, द्वैत में क्या था, शोषक शोषित संबंध था। अद्वैतवाद लाते लाते बोला कि इसके हटाओ, सब इसे ख़त्म करो। उम्मीद है देखिए क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए एक एक विचारों को लेके। नेक्स्ट इन्होंने बात किया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का। ये भी काफ़ी ही क्रांतिकारी दौर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर समझिए कि एक कैपिटलिस्ट है, एक पूंजीपति वर्ग है, अगर एक कारखाने में समझिए कि अगर उस खिलौना बना रहे हैं 10 रुपए का और उसका मार्केट मूल्य है सब काउंट करके, और इसको जब बेचा जा रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो 10 रुपया में 1 रुपया घटा के, 1 रुपया क्या है वो, तो मजदूरों की जो मजदूरी है, 9 रुपया मुनाफा कमा रहा है, ठीक है। तो 9 रुपया जो मुनाफा कमा रहा है वो उसका कहने का मतलब जो कमाई जो है, ठीक है, उसका जो अपना मेहनताना है वो नहीं है। वो 9 रुपये जो कमा रहा है ये चोरी बेईमानी का पैसा है, और इसी के वजह से पूंजीपति बनते हैं, जिसके वजह से वर्गीय संघर्ष यहाँ पे हमें सामने दिखाई देता है, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि जो भी अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसके माध्यम से जो भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, 9 रुपये आ रहा है, तो इसको भी बांटो, मजदूरों में बांटो, ताकि मजदूरों की स्थिति बेहतर हो सके। अब इसको लेके एक और, ठीक है, अधिकारी है रिकार्डो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अंग्रेज अधिकारी भारत में आए, ठीक है, वो आएगा इंग्लैंड में, काफ़ी पॉपुलर विचारधारा है रिकार्डो का, ठीक है। जो विचार था वही वो बोलता था, ब्रिटिश चिंतक रिकार्डो से प्रभावित नज़र आता है सब चीज़, ठीक है। चौथा बात की जा रही है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। शुरू में मैंने बता दिया था मार्क्सवादी प्रक्रिया का ये रीढ़ का हड्डी है। अब आइए जानने के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया चलते रहेगा। इन्होंने बताया, मार्क्स ने बताया कि प्रत्येक समाज में 2 वर्ग हमेशा मौजूद होते हैं। अब 2 वर्ग ये किस रूप में रहेगा, ठीक है, मतलब शेर के खाल में भेड़िया रहेगा, भेड़िया के खाल में शेर रहेगा, लेकिन ये रहेगा जरूर, चाहे वो आदिम समाज को अगर छोड़ दें हम लोग, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अगर हम लोग शुरुआत देखें, हड़प्पा काल आया भारत में, वैदिक काल आया, ठीक है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जनपद महाजनपद का विकास हुआ। महाजनपद के साथ साथ एक बड़ा जो साम्राज्य है मगध साम्राज्य, कैसे धीरे धीरे बढ़ के वो मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उसके बाद से कैसे सामंतवादी प्रक्रिया ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बहुत सारे क्षेत्रीय राजाओं का जो जन्म होते गया धीरे धीरे, वहीं एक राजपूताना जो शासन व्यवस्था भारत में कायम रही, चलते रही। धीरे धीरे कैसे मुस्लिम अटैक हुए, मुस्लिमों का कंट्रोल हो गया, उसके तत्पश्चात अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। ये सारी प्रक्रिया आप उठा के देख लीजिए, यहाँ पे 2 ही लोग मौजूद थे, और क्या है, प्रभुत्वशाली वर्ग, और दूसरा है यहाँ पे अधिकार विहीन वर्ग, माने जो वंचित वर्ग है। इन्होंने बताया कि प्रभुत्वशाली वर्गों का उत्पादन के साधनों पर पूरी तरीके से कंट्रोल था, और अधिकार विहीन जो वंचित वर्ग थे इनका शोषण किया जाता था, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, रेस के नाम पे हो, ठीक है, सांप्रदायिकता के नाम पे हो।
शोषण इनका हमेशा किया जाता रहा ही रहा है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने बताया कि इनकी अंदर की चेतना को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनको जागरूक नहीं किया जाएगा इनका शोषण आजीवन होते रहेगा। इनका होगा, इनके आने वाली पीढ़ी का होगा, आने वाली पीढ़ी का होगा। इसीलिए इनको पूरी तरीके से जानने के लिए, जागरूक होने के लिए, ठीक है, बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। और यहीं पे आके मार्क्स पूरी तरीके से इनके मानसिक चेतना को बढ़ाता हुआ नजर आएगा और बोलेगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय अपने पैरों के बेड़ियों को, और पाने को सारा जहान है। तो ये प्रक्रिया चल रहा है। देखिए मार्क्स का बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है वर्ग सिद्धांत का, ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य विचार के रूप में, अब अन्य विचार में, ठीक है, कुल मिला के मार्क्स की बातें वहीं घूम फिरा के शोषक शोषित में ही जाती है। जैसे कि इन्होंने बताने की कोशिश किया कि एकता में जो बाधक होता है, चाहे वो दास हो, किसान हो, श्रमिक हो, ये तीनों यूनाइट इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनके बीच धर्म को रखा जाता है। दास है पता नहीं किस धर्म से, किसान पता नहीं है, श्रमिक पता नहीं है, धर्म के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं जो कैटेगराइज कर दिया जाता है जाति व्यवस्था को, ठीक है। वैसे भारत एक एक्सेप्शन देश आता है, जाति व्यवस्था को लेकर ध्यान रखिएगा, भारत में ही सबसे ज़्यादा कुछ भी, ठीक है, मैंने जो एक कहीं ना कहीं विचारों में जो मतभेदता है जाति व्यवस्था को लेके है, जो बाकी आपको विश्व में आपको जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगी। धार्मिक है, श्वेत अश्वेत है, ये तो जनरली आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये यहीं पे है। तो एकता में बताया इन्होंने बाधक तत्व धर्म है, चाहे दास किसान श्रमिक को लेके। इसीलिए इन्होंने बताने की कोशिश की कि जो अगर ये शोषण करता है, जो उपयोग कर रहा है धर्म को, इसीलिए इन्होंने धर्म को एक अफीम बोला। ये अफीम की तरह है, दास को सुंघा दो, किसान श्रमिक को सुंघा दो, एक बार ऐसे उनका मेंटली चेंज कर दो कि उनको लगेगा कि इह लौकिक के बारे में लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि इह लौकिक में हमारे साथ क्या चल रहा है। ऐसा इनके अंदर ब्रेन वॉश किया जाएगा कि इनको लगेगा कि अगले जन्म में हम तो राजा ही बन जाएंगे। पारलौकिक जीवन को लेके जो कहीं न कहीं इनके सामने एक लोहे का जो फ्रेम डाल दे रहा है, ठीक है, कि लोग वर्तमान जीवन में ना जिए और अधिक से अधिक काम करें, श्रम करें। फिर उन्होंने यही बात किया साधन साध्य को लेकर। देखिए साधन क्या था इनका, समाजवाद। ध्यान रखिएगा, साधन माने होता है, ठीक है, जैसे कि आप आईएएस सभी जो बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपका साधन क्या है, बुक है आपका घंटा है, ठीक है, मैंने घंटा मतलब आवर, ठीक है, वो है आपके पास। साध्य क्या है, आईएएस बनना है आपको, ठीक है, प्रशासन में जाना है तो आपको 10 घंटे पढ़ के 12 घंटे पढ़ के आपको तब जाके साधन से जो साध्य की जो प्राप्ति होगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मार्क्स यहाँ पे बोलता हुआ नजर आएगा कि साधन कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए कि हम किस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे लिए मायने रखता है साध्य। अगर ये जो साध्य है, अगर गलत ढंग से भी, अगर हिंसक कार्रवाई के माध्यम से भी अगर हम लोग साध्य पा ले रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर है, वो ध्यान रखिएगा। यहीं से मार्क्स, ठीक है, थोड़ा फेल कर जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे मार्क्स यहाँ फेल कर जाता है तो सोचिए क्या कोई दूसरा ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आगे चल के इसको एक व्यक्ति ने सही किया जिसका नाम है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, अब भारत के महात्मा गांधी। इनके द्वारा साधन साध्य की पवित्रता पे बल दी गई और इन्होंने बोला कि साध्य जितना पवित्र होना चाहिए उससे कम साधन भी पवित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस साध्य को पाने के लिए आप जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं अगर इसकी पवित्रता नहीं है तो फिर वो साध्य किसी काम का नहीं है। देखिए इतना सारा आंदोलन कर दिए, ठीक है, हिंसा के जो तत्व है करो या मरो, डू एंड डाई वाला में ही हमें दिखाई देती है, बाकी कहीं आपको हिंसा के तत्व दिखाई नहीं देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से कभी तुलनात्मक अध्ययन गांधी के द्वारा मार्क्स का कर दिया जाता है। तो देखिए गांधी का जब भी अध्ययन करना हो, बाकी कोई भी विचारक नहीं है, कोई ऐसा शासक नहीं है, ठीक है, कि गांधी के अगल बगल परिस्थिति में ठहर जाए। गांधी को हमेशा थोड़ा, ठीक है, एक बैलेंस अप्रोच अपनाते हुए थोड़ा सा उनको बीस दिखाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी गांधी थोड़ा भारी पड़ गए, ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं इनके योगदानों को लेके कि क्या क्या योगदान है वर्तमान समय में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान है। पहला है यहाँ पे लौकिक जीवन पर बल। देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसमें तार्किक आधार पूरे तरीके से इनके द्वारा तैयार किया गया, ठीक है, वैज्ञानिक आधार तैयार किया गया, क्योंकि जो भी इन्होंने बातें बोली हवाई बातें तो इन्होंने बोली ही नहीं, ठीक है। तो इसे आप लोग ज़रूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह सिद्धांत इस अर्थ में प्रगतिशील है कि अवधारणाओं की जड़ और समाधान समाज में ही तलाशे जा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने जो शोषक शोषित की बात की, ठीक है, कि ये जो जड़ है, ये क्या शोषक शोषित क्या लोग ऊपर से लोग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ये इसी समाज के हिस्सा है, जड़ है ये, ठीक है। इनको ठीक करना पड़ेगा, समाधान समाज ही है, समाज को ही ठीक करना पड़ेगा और इसका समाधान इसमें तलाशने की ज़रूरत है। और ये तभी ठीक होगा जब शोषित लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ है, इनकी संख्या अधिक है, ये लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए दूसरी इन्होंने बात बताई इन्हें कि शोषण और पीड़ित समाज को केंद्र में रखकर आगे चल के ध्यान रखिएगा। इन्होंने कई सारे बुक्स भी इनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है इनका, ठीक है, चिंतन की अगर बात करें हमें, तो मार्क्स के चिंतन है, देखिए यहाँ पे श्रमिकों की सुधार को लेके कहीं न कहीं कई सारे श्रमिक आंदोलन भी दिखाई देता है। चार्टिस्ट आंदोलन वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, मैंने पढ़ा दिया है, देखिए जाके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का लेबर पार्टी इंग्लैंड में आ गई, ठीक है। उसके बाद आज के समय में देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं ना कहीं इनके कार्य पद्धति पे मार्क्स के विचारों का चिंतन हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। शोषण मुक्त समाज के लिए इन्होंने विभिन्न देशों में क्रांति का आधार तैयार कर दिया, जैसे कि रूस में लेनिन के द्वारा। देखेंगे यहाँ पे कि मार्क्सवाद का पक्का चेला लेनिन होता है, ठीक है। स्टालिन आगे चल के जो माओ आएगा, मार्क्सवादी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक लाइन में गए कि ये लोग बदनाम करने वाले लोग थे, तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंसा इनके द्वारा इतना अधिक कर दिया गया, हिंसा इतना अधिक कर दिया गया कि आगे चल के धीरे धीरे मार्क्सवादी जो प्रक्रिया थी, मार्क्सवादी जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर हमें नज़र आएगा, क्योंकि इन लोगों ने खासकर आगे चलकर स्टालिन माओ के द्वारा मार्क्स की बातों को पूरी तरीके से इन लोगों ने फॉलो नहीं किया है जितना कि लेनिन ने किया था। देखेंगे लेनिन कितने शानदार तरीके से सोवियत संघ को चलाने का प्रयास करेगा। उसके बाद यहाँ पे लोक कल्याणकारी सरकारों का गठन, बहुत सारे आगे चल के लोक कल्याणकारी सरकारों का गठन भी होता है। भारत को ही आप ले लीजिए, ठीक है, भारत एक लोक कल्याणकारी देश के रूप में मौजूद है। अब इसकी बात करते हैं कुछ लिमिटेशन की, क्योंकि सारी की सारी जो बातें हैं हवाई में नहीं करनी है, ठीक है। हर विचारधारा की कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर होती है जो आपको मूल्यांकन में दिखाना होता है, नंबर तभी मिलेगा। हिंसक क्रांति की बात की, ठीक है, जो कहीं भी मानव समाज के लिए हमेशा खतरा के रूप में मौजूद रहता है। आज भी देख लीजिए, जो भी मान लीजिए कि माओवादी बोले, नक्सली बोलिए, ठीक है, उनके अंदर एक जो हिंसक क्रांति की पूरी तरीके से अधिकारों की बात ये हिंसक क्रांति के माध्यम से करते हैं। अब कारण जो भी है देखिए, उसको हमें नहीं देखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंसक क्रांति अगर हो रहा है, किसी का अगर आप गला काट रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, तो गलत है, ये सीमाएं हैं। राज्य यहाँ पे कि इन्होंने बात की कि शोषण का उपकरण है, ऐसा तो नहीं है। वर्तमान समय में हर एक देश कहीं न कहीं पूरे विश्व के संदर्भ में एक राज्य ही है, तो क्या सारा देश शोषण का ही उपकरण है? पूर्णतः यह सत्य प्रतीत नहीं होता है। भारत भी एक राज्य है, ऐसा तो नहीं है कि शोषण का उपकरण है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे राज्य विहीन समाज के रूप में कि सर्वहारा का शासन इन्होंने बताने की कोशिश की, ठीक है, कि राज्य विहीन समाज की जो निर्माण की बात जी, जो कल्पना मूलक पूरी तरीके से प्रतीत होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सर्वहारा के बाद इन्होंने बताया कि सर्वहारा के बाद साम्यवाद आ जाएगा। तो साम्यवाद का मतलब है यहाँ पे कि हर व्यक्ति का अपने पे कंट्रोल रहेगा, राज्य की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी, एक दूसरे का किसी पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा। आप खुद सोच सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा हो भी गया तो फिर कोई ना कोई यहाँ पे
जो मजबूत व्यक्ति के रूप में, शोषणकर्ता के रूप में यहाँ पे सामने जरूर आ जाएगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पे कोई ना कोई केंद्र में मौजूद जरूर रहेगा। एक कल्पनामूलक बात है मार्क्स के द्वारा। चौथा है यहाँ पे सर्वहारा के तानाशाही जो विचार है, ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया कि सर्वहारा के तानाशाही के विचार की जो प्रस्तुत यहाँ पे की गई, तानाशाही शासन की स्थापना को प्रेरित किया, जहाँ मानव अधिकार कहीं न कहीं सीमित हो जाते हैं। क्योंकि इस संदर्भ में आप चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए। चाइना वहाँ पे, चलिए सपोज करिए कि कुछ इसी टाइप का अगर वहाँ पे है, तो लोगों के अंदर जितने राइट्स भारत में दिया गया है, क्या उतना अधिकार चाइना के लोगों का है? ग्रोथ मत देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ग्रोथ देखने लग जाते हैं कि उनका जीडीपी कहाँ है, एक साथ आज़ाद हुए थे, वे भी आज़ाद हुए थे। देखिए, उससे सबसे बड़ी जो बात होती है वो व्यक्ति की फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है। तो इस मामले में भारत कुछ बेहतर हो जाता है। अभी भी डेमोक्रेसी में देखिए हम लोग लगभग 55 रैंक में है, जो अभी भी हमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे कि केंद्र में केवल संघर्ष दिखाई देता है, ठीक है, समाज में सहयोग की यहाँ पे भावना दिखाई देती है। मैंने बताया मार्क्स के द्वारा कि केंद्र में जो भी लोग होते हैं, केवल ये क्या करते हैं कि कहीं न कहीं शोषण के उपकरण होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे केंद्र में रहते हुए लोग भी उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है, अमीर लोग हैं, फिर भी एक सहयोग की भावना के साथ कहीं न कहीं जी रहे हैं। पूंजीवाद को इन्होंने बताया कि एक शोषण का उपकरण है, वर्तमान में पूरी तरीके से सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए हर देश या तो पूंजीवाद की तरफ झुक रहा है या मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ झुक रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा देश जो पूरी तरीके से साम्यवादी व्यवस्था को मानता है, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। देखिए चीन, जो रूस था जिसका विघटन हो चुका ऑलरेडी, धीरे धीरे ये भी तो अभी वर्तमान समय में पूंजीवाद की तरफ ही झुक रहे हैं। तो इसीलिए कहना पूरी तरीके से सही नहीं है। मजदूरों के हित के लिए कानून बनाया गया, ये एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे चल के इसमें बनाया गया। निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल मिलाकर इन सीमाओं के बावजूद मार्क्स का चिंतन महत्वपूर्ण है। यह समाज के शोषित पीड़ित लोगों के संदर्भ में, ठीक है, इनके हितों के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है, शोषण के विरुद्ध लोगों को सचेत कर रहा है। इसीलिए इसकी जो प्रासंगिकता है बहुत अधिक हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब आइए लास्ट थोड़ा सा इसकी प्रासंगिकता में भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए प्रासंगिकता में अनेक देशों में सर्वहारा क्रांति हुई, कितना महत्व है इसका, ठीक है, सर्वहारा क्रांति हुई, समाजवादी सरकार बना, लेकिन जल्द इसका पतन भी हो गया। वर्तमान में विचार धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अभी भारत में देख लीजिए, वैश्वीकरण के युग में कहा जा रहा है यहाँ पे कि शोषण की संभावना यहाँ पे व्याप्त है। इसीलिए मार्क्स का चिंतन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। निगेटिव पॉजिटिव देखिए प्रासंगिकता है, आप इवेलुएट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं इसका। मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, WTO, UNO जैसी संस्थाएं यहाँ पे मौजूद है, जो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसमें अमीर गरीब जो देश मौजूद है। एक अगर अमीर देश है, सपोज करिए कि यूएसए को ले लीजिए, तो इनडायरेक्टली तो शोषण किया ही जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है अधिक मात्रा में, तो ये लोग इसका अपोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्सवादी, ठीक है, किसी भी शोषण के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने में, उसके विरुद्ध खड़ा करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन लोगों ने। भारत में देख लीजिए, अंग्रेजों के रहते हुए यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय देख लीजिए कि किस तरीके से, ठीक है, जब कहीं न कहीं भारत के मार्क्सवादियों के द्वारा उस राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं किया गया। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि शोषण के विरुद्ध उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने में, उसके विरुद्ध खड़ा होने में इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है कि यहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक है, किया गया। खैर वो तो अलग मैटर है, अलग इस, ठीक है, ये क्योंकि उस समय पता है आप लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वार में रूस, इंग्लैंड दोनों क्या थे, दोस्त थे, ठीक है, और रूस से ही कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा चल के आया था। तो इसीलिए इंग्लैंड के साथ भारत के जो भी मार्क्सवादी लोग थे, ठीक है,
डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों को समझने में तो आसानी हुआ ना कि कहीं ना कहीं हमारा शोषण हो रहा है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, और क्लास भी मेरा कंप्लीट होता है कि मैंने सिर के बल खड़े किए हेगेल के चिंतन को पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। टिप्पणी कीजिए, कर लेना है, ठीक है, इसका टिप्पणी करिए आराम से, 200-250 शब्दों में इसका आंसर राइटिंग कर लेंगे। और भी इससे रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन लेके आप सॉल्व करिए, अब कोई समस्या नहीं आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक एक बैलेंस लेक्चर उन्हें भी मिल पाए, घर बैठे लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।